आप आपके साथ, मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे चाचा और भतीजे की लड़ाई पर। चाचा से लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया है। अब चिराग या पारस कोई भी बंगला चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंतरिम आदेश के मुताबिक दोनों में से कोई भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चट्टानी एकता दिखाते हुए एनडीए ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनावों के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। सभी घटक दलों ने साथ आकर विरोधियों को ये संदेश दे दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। आयोग ने ये फैसला चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के बीच लिया है। मतलब चुनाव आयोग ने एलजेपी के सिंबल पर रोक लगा दी है। अब चिराग या पशुपति में से कोई भी गुट एलजेपी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप को अंतरिम आदेश तक जब्त कर लिया है। यानी उपचुनाव में चिराग पासवान या पारस कुमार दोनों इस चुनाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल एलजेपी का असली हकदार कौन है, इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के सामने ये दावा किया है कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग का फैसला उस वक्त आया है जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में एक उपचुनाव होना है 2 विधानसभा सीटों पर, और उपचुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी को जल्द ही विवाद का निपटारा करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ये तनातनी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर दोनों आमने सामने हैं। और अब इस उपचुनाव के दौर के बीच में अगर इस पूरे मामले का हल नहीं निकला तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों ही धड़े हैं, चाचा और भतीजा, उन दोनों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जाहिर है उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग का ये आदेश एलजेपी के दोनों धड़ों के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि चुनाव आयोग का ये आदेश अंतरिम है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और अभिषेक की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझिए। दरअसल पारस और चिराग दोनों गुट एलजेपी पर दावा कर रहे हैं। दोनों खुद को असली हकदार बता रहे हैं। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा जनता को कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए चुनाव आयोग ने सिंबल को फ्रीज कर दिया है। अब दोनों गुट बंगला सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चुनाव में ये दोनों गुट आखिर क्या करेंगे, तो समझ लीजिए दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल यानी चुनाव चिन्ह मिलेगा। अगर मैदान में उतरते हैं तो दोनों को नया सिंबल मिलेगा जो चुनाव आयोग आवंटित करेगा। हालांकि पारस गुट ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है। पशुपति पारस एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। दोनों सीटें एनडीए के पास ही पहले भी थी। अब पशुपति कुमार पारस ने 17 जून को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि वे लोजपा संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। इसी दिन पार्टी के पूर्व सांसद सूरज भान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि पशुपति पारस को लोजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब उधर चिराग पासवान ने भी चुनाव आयोग को कई पत्र लिखा था। चिराग ने भी एलजेपी पर दावा ठोका था। यह सुनवाई चल ही रही थी कि बीच में उपचुनाव आ गया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने सिंबल को फ्रीज कर दिया है। अब जब तक चुनाव आयोग उन दोनों ही गुटों को अलग अलग चुनावी चिन्ह प्रोवाइड नहीं कराता है, तब तक बंगले पर किसी का भी हक नहीं है। बढ़ते आगे, एलजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला के फ्रीज होने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी अपील की थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर चिराग को बंगला सिंबल मिल जाता है तो चुनाव में जनता को कंफ्यूजन हो सकता था। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं किया है क्योंकि आपस में विवाद था और चिराग पासवान भी अपना उम्मीदवार घोषित किए। हम लोग तो एनडीए के पार्ट हैं,
मैंने ही चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आपके कोर्ट से फैसला नहीं होता है तब तक ये सिंबल, लोजपा का सिंबल किसी को आवंटित नहीं किया जाए। पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन की साख दांव पर लगी हुई है। दोनों सीटों पर जीत किसकी हो, बिहार की सियासत में एक बड़ा मैसेज जाएगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाते बिहार एनडीए नेताओं की ये तस्वीर तब की है जब 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा था। ये दोनों सीटें जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं, जो जेडीयू के लिए तो नाक का सवाल है ही, एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। एनडीए के लिए इन दोनों सीटों पर जीत कितना जरूरी है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन उसकी घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की। वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। उपचुनाव एनडीए की एकजुटता के साथ साथ परीक्षा जेडीयू के नए अध्यक्ष बने ललन सिंह की भी है, तो जेडीयू के लव कुश समीकरण की भी परीक्षा है। इस चुनाव में इस बात का टेस्ट होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने से लव कुश समीकरण पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है या नहीं। दावा तो चुनाव हो रहा है तो दावा तो सभी पार्टियां करेंगी, सभी गठबंधन के लोग करेंगे, लेकिन चुनाव जीतेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस उपचुनाव में एनडीए की तरह ही महागठबंधन की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, खासकर तेजस्वी यादव की, क्योंकि इन सीटों के परिणाम से ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव का तेज बरकरार है या मध्यम पड़ने लगा है। देखिए, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व कर रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, कि दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगी। राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व कर रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार की आवाम को भरोसा है। तारापुर कुशवाहा और यादव बाहुल्य सीट माना जाता है, जबकि सवर्ण वोट और वैश्य समाज का वोट यहाँ निर्णायक माना जाता है। अगर आरजेडी अपने परंपरागत एमवाई समीकरण के साथ साथ दूसरे समीकरण में सेंध लगा देता है तो जेडीयू की मुश्किल बढ़ सकती है। उसी तरह वैसे तो कुशेश्वर स्थान जेडीयू की परंपरागत सीट रही है, लेकिन यहाँ पहले भी कांग्रेस जीत चुकी है। कांग्रेस को चिराग फैक्टर पर भरोसा है, लेकिन जेडीयू ऐसे किसी फैक्टर को नहीं मानती। वहाँ कोई किसी का फैक्टर नहीं, वो परंपरागत सीट हमारा कुशेश्वर स्थान है, क्योंकि पहले सिंघिया विधानसभा में कुशेश्वर स्थान था। इन दोनों सीट को जीतना है और बिहार की जो वर्तमान राज्य सरकार बीजेपी जेडीयू की है, उसकी तमाम विफलताएं, लोगों में जो आक्रोश है, उसका प्रकटीकरण होगा इस उपचुनाव के चुनाव परिणाम से। माना जा रहा है कि दोनों सीटों का परिणाम बिहार की सियासत को प्रभावित करने वाले होंगे। अगर जेडीयू जीतती है तो जेडीयू के लव कुश समीकरण पर मुहर लगेगी और पार्टी में नए उत्साह का संचार होगा, साथ ही एनडीए की मजबूती दिखेगी। लेकिन महागठबंधन को जीत मिलती है तो आरजेडी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर के मायने को समझिए कि आखिर 2 सीटों पर उपचुनाव सियासी लिहाज से कितना अहम हो जाता है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर यह चुनाव होना है। गठबंधन 2 सीटों पर उपचुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहा है। अब दोनों सीटें अभी एनडीए के खाते में हैं, लिहाजा दोनों सीटों को बचाना एनडीए के सामने चुनौती है। महागठबंधन दोनों सीटों पर सेंध लगाने की जुगत में है। शायद इसलिए कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान भी दिख रही है, क्योंकि पिछली बार कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था, लेकिन जेडीयू से कांग्रेस को मात खानी पड़ी थी। अब इस बार आरजेडी अपना दांव आजमाना चाहती है। सियासत को समझने के लिए आंकड़ों को समझना भी बेहद जरूरी है। एनडीए के पास मौजूदा वक्त में 126 विधायकों की ताकत है, जबकि महागठबंधन के पास 115 सीटें हैं। अगर 2 सीटों पर महागठबंधन की जीत होती है तो महागठबंधन की ताकत 117 की हो जाएगी। कुर्सी के लिए जादुई आंकड़ा 122 की
जरूरत है। तो ऐसे में ये 2 सीट जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं उस पर भी नजर रखनी काफी बेहद ही जरूरी है और दोनों ही, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों की साख दांव पर है। बढ़ते आगे, बिहार इस वक्त पोस्ट मॉनसून की बारिश की चपेट में है। पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। नवादा, नालंदा समेत इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। आज उन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने सीएम नीतीश कुमार खुद पहुंचे, जहां लोगों ने खुलकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी के बीच सीएम नीतीश का काफिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा और नवादा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बड़ी ही बारीकी से जायजा लिया। नालंदा जाने के दौरान सीएम ने बाढ़ से सटे बेलछी के इलाके का हाल भी जाना। नीतीश कुमार ने बिंद प्रखंड में जिराइन नदी पर बांध के कटाव का निरीक्षण भी किया। लोगों को जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री खुद बाढ़ को देखने आए हैं, तो लोगों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं भी रखी, जिसे नीतीश कुमार ने दूर करने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सर, जब हम लोग को बाढ़ आती है सर, जब बहुत खाल रहता है सर, बहुत लोग बेवजह परेशान रहते हैं सर। एक बार हम लोग को सर दोबारा हम लोग को कर दिया जी सर, जमींदारी बांध हम लोग को दोबारा कर देना चाहिए सर। जी सर जी सही सर, जी सही सर। रोड का भी ऊंचाई होना चाहिए सर। वहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं जी सही सर, इतना ज्यादा पानी का फ्लो हो रहा है। ये 100-200 गाँव मतलब भाग जा रहा है, ये बचता है सर, इतना बच रहा है सर, इतना सर। अगर पहले जो आप पार्किंग मदन चक में ताजनीपुर पार्किंग सर। सीएम ने कतरी सराय के पटोरिया गांव स्थित 5 जगहों पर कटाव का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी जरूरत होगी उन सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। जरूरी है सर, जरूरी है। इलाका है, सबके बारे में पता चला, उसी को हम देखने के लिए आ गए और सारे अधिकारी भी हैं इसके लिए। इसके लिए जो भी जरूरत है, चाहे बांध का हो या कोई भी और जरूरत हो, वो सब किया। नीतीश उन इलाकों में भी गए जहां बारिश की वजह से जाना मुश्किल था, रास्ता पानी और कीचड़ से भरा था, लेकिन नीतीश ने वैसे इलाकों में जाकर भी जायजा लिया। नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री और कई अधिकारी भी मौजूद थे। नालंदा के बाद नीतीश कुमार ने नवादा का हाल देखा। गुलाब साइक्लोन से नदियों के उफान के कारण इन दिनों लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीएम ने रुस्तमपुर गांव के नजदीक एक पुलिया से धनराजे नदी का मुआयना किया और प्रभावित गांव के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। नदी का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पटना लौट गए। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के बाढ़ ग्रसित इलाकों में सीएम नीतीश कुमार के इस दौरे के मायने को समझिए। सीएम नीतीश कुमार सैलाब को लेकर बेहद ही सजग हैं। कई बार सीएम हवाई सर्वेक्षण भी कर चुके हैं। अगस्त में भी आपको याद होगा नालंदा, गया और पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने जायजा लिया था। 1 सितंबर को सीएम कुशेश्वर स्थान भी गए थे। इस वक्त बिहार जो है वो पोस्ट मॉनसून की चपेट में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये दौरा अहम भी हो जाता है। बिहार में 5 अक्टूबर तक बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब लिहाजा लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम ने जमीनी हकीकत का जायजा लेने की कोशिश की। नालंदा के लोगों ने सीएम से खुद अपनी परेशानियां बताई। वो खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया परेशानियों को दूर करने का सीएम ने फौरन निर्देश भी दिया है। तो जितने भी अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के साथ थे उन सब के सामने ही सीएम नीतीश कुमार ने जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे।
बड़ी खबर, इशारों में तेजस्वी पर तेजप्रताप का बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से इशारों में तेजस्वी पर तेजप्रताप ने एक बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा है और ये देखिए इशारों के जरिए तेजस्वी यादव पर ये बड़ा हमला। दिल्ली से लालू प्रसाद को पटना आने नहीं दिया जा रहा है, ये कहना है तेजप्रताप यादव का। कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। पार्टी में 4-5 लोग ऐसे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए नाम लिए बगैर ये इशारा किया गया है और उसके तहत ये बड़ा हमला किया गया है। छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक में तेजप्रताप यादव भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कहीं ना कहीं कि बिहार में आने नहीं दिया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख 4-5 लोग हैं, वो तमाम लोग, अब सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना और साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक कर रखा हुआ, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली, आरएसएस के हम में रखे हो, बिहार आने नहीं दे। हमारे छात्र के जुझारू और मेहनती जितने नौजवान यहाँ उपस्थित थे, आज हम संकल्प लेते। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तेजप्रताप यादव ने इशारों में एक बड़ा हमला किया है और ये हमला कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल से आए महीने बीत गए हैं, लेकिन उन्हें बिहार नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखा है और दिल्ली से लालू प्रसाद को पटना नहीं आने देने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का सपना देखते हैं, ये कहना है तेजप्रताप यादव का। और हमारे साथ तेजप्रताप यादव खुद जुड़े हुए हैं। तेजप्रताप यादव जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके इस बयान को हम किस तरीके से देखें। नहीं, इसमें हमने कहा वहाँ छात्र जनशक्ति परिषद का जो बैठक हुआ, तो हमने उसमें यही कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से उथल पुथल हुआ है राजनीति में, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं पूरे तरीके से और डॉक्टर लोग समय समय पे उनका रूटीन चेकअप होते रहता है। और ऐसे सिचुएशन में कम से कम जैसे कि 1-2 बार ही 1 साल होने को आया वो जेल से बाहर निकले हैं, और ऐसे सिचुएशन में पार्टी के कार्यकर्ता लोग, खासकर बिहार की जनता पूरे तरीके से परेशान तो है ही, लेकिन एक बार अपने नेता का झलक पाना चाहती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और ये हम भी अपने छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा को हम लोगों ने लेकर के फैलाने का और जन जन तक पहुंचाने का, और जयप्रकाश नारायण जो विचारधारा है उनके विचार को हम लोगों ने सब जगह फैलाने का काम किया। और आज हमने अपना संविधान भी लागू करने का काम किया। तो ये हम कहना चाहते हैं कि बिहार की वो तमाम जो जनता है वो उनको एक बार रूबरू करना चाहती है, उनको एक बार देखना चाहती है, अपने नेता का हालचाल देखना चाहती है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि पूरे तरीके से उनको यहाँ लाने का, और ये कौन लोग हैं जो कि उनको गलत बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि उन्हें अभी बिहार आना चाहिए, जो लोग हैं उन्हें देखना चाहते हैं, अपने नेता की झलक पाना चाहते हैं, बात सही है, लेकिन क्या लगता है आपको कौन लोग ऐसे हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जिक्र भी कर रहे थे? नहीं, देखिए जिक्र हम जो कर रहे थे, और जो लोग हैं वो हम क्या बताएं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ना हम कुछ नाम लेना चाहते हैं किन्हीं लोगों का, लेकिन वो सामने दिख रहा है कि कौन लोग हैं, क्या है, नहीं है। लेकिन एक बार पिताजी भी कि हमसे हमारी बात हुई तो वो बोले कि हम आना चाहते हैं, और मैं खुद आऊंगा 1-2 दिन में। लेकिन बिहार की कई एक जनता ऐसी है जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली का फैसला, उतना पैसा किसी के पास, बिहार की गरीब जनता के पास होता नहीं है।
और आदरणीय पिताजी जो हैं गरीबों के मसीहा रह चुके हैं। तो ये हमारा भी छात्र जनशक्ति परिषद से भी आइए हम कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोग के बीच में अब बिहार की, खासकर बिहार की जनता आपके चैनल के माध्यम से सुनने का काम कर रही है। और ये हम ये कहना भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोग के बीच में आए और लोगों को, हम नौजवानों को, छात्रों को, युवाओं को, तमाम लोगों को वो हौसला बुलंद करने का काम कर रहे हैं। वो जब बैठते थे तो जनता से पूरे तरीके से रूबरू होने का काम करते थे। किसी भी तरीके का कोई बंधक नहीं होता। कोई ऐसा बिहार में नेता आपने ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं इनकी तरह। तेज प्रताप जी, आपने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, 4-5 लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस ओर इशारा था? क्या आपके किसी परिवार के लोग पर इशारा था या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पिताजी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनको कौन हटाएगा? लेकिन आप कह रहे हैं कुछ लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, हमने ये कहा कि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो बन नहीं जाएंगे। वो जनता पूरे तरीके से देख रही है कि कौन क्या है, आपके पार्टी के, आपके परिवार जनता के पूरे तरीके से देख रही है। इतना ही है तो पूरे बिहार की जनता देख रही है। जी नहीं, हमारा बस ये जानने का मकसद था कि आखिर जिस तरीके से आप बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ वजह रही होगी जिसको लेकर आपने कहा। तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं? इसके पीछे कोई वजह आपको लगती हो? अरे पार्टी का अब देख रहे हैं कि पिताजी को जा करके उल्टा पुल्टा या कौन आदमी है, कौन क्या क्या बोलता रहता है, क्या नहीं बोलता। आदमी देखिए, नेता के पास बहुत सारे लोग आते हैं मिलने जुलने में, मिलने जुलने के लिए नेता के पास बहुत सारे लोग आते हैं। और वो नेता ही नहीं, एक समझिए कि पूरे तरीके से पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड फेम वो पूरे तरीके से वो एक महापुरुष है। पूरे तरीके से सब लोग उनको चाहता है, सब लोग उनको प्रेम करने का काम करता है। पूरी और खासकर गरीब गुरबा जो है उनके पास तो पैसा हो नहीं सकता, वो तो दिल्ली जा नहीं पाएगा, वो कहाँ से ट्रेन का टिकट कटाएगा, उनके पास तो पैसा होता नहीं है। तो बहुत सारे जनता से जब हम मिलने के लिए गए और गरीब बस्ती को जब नीतीश कुमार जी जब उखाड़ने का काम कर रहे थे तो वहाँ पे गरीब बस्ती में हम जाने का काम किया। तो वहाँ के लोगों का भी डिमांड था कि पिताजी को कब ला रहे हैं, आखिर क्यों आप लोग रोक कर रखे हैं? इसका जवाब हम देना, अब ये जनता को क्या जवाब देंगे हम? इसको जनता को हम क्या जवाब दें? आप बताइए इसका। जी, आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन आपके पिताजी के पास पहुंचाते हैं, तो उन लोगों में से किसी पर आपको लगता है किस और आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ उसको लेकर थोड़ा डिटेल बताएंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा। वो सब लोग जानता है कि कौन क्या है, इसलिए मैं किसी का पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि लालू प्रसाद पटना आए, आपकी इच्छा है कि वो पटना आए। कौन क्या लगता है कब तक नहीं आप चाहता आएंगे? है आने के लिए? पूरा बिहार का जनता चाहता है आने के लिए। पूरा बिहार का जनता उठ करके नहीं ना जाएगा जी वहाँ पे। उसका बहुत सारा, हम बहुत ज्यादा मिलने जुलने वाले लोग तो जाते रहते हैं। मिलने जुलने वाले लोग तो दिल्ली जाते हैं, जिनके पास साधन रहता है, मुहैया रहता है, एक चीज रहता है, वो अपने खर्चा लगा करके जाता है, अपना नेता से मिलता है, मिलने जुलने का काम करता है। लेकिन गरीब गुरबा का अगर बात की जाए तो गरीब गुरबा वहाँ तक तो नहीं ना जा सकता है जी, दिल्ली नहीं ना जा सकता है। रोज रोज गरीब गुरबा कौन जाएगा दिल्ली? आप एक बात बताइए। नहीं, आप कहीं ना कहीं नाम लेने से बच रहे हैं तेज प्रताप जी, तो क्या इसमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते हैं या जिक्र नहीं करना चाहते हैं? कुछ इसके पीछे की वजह? आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले तो चाहते ही हैं कि लालू जी बिहार में आए। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप नाम लेने से बच रहे हैं। मैडम सुनिए ना, हमारा बात ये कहना है कि जो आरएसएस अब बजरंग दल वाले जो है या भाजपाइया है वो तो चाहते ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि वो कभी ना आए यहाँ पे। जी, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आने नहीं देना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं। तो नाम क्यों लूंगा मैं क्यों नाम लूँ? हाँ, तो इसके पीछे की कुछ वजह सब जानने ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं जिनके बारे में आप जिक्र नहीं करना चाह रहे? सब जान गया होगा। मतलब इशारों में आपने बता दिया है कि कुछ ऐसे लोग हैं।
अब देखिए, इसका इशारा लगाइए या जो लगाना है वो लगाइए, लेकिन वो पिताजी को एक बार जरूर पटना की धरती पे, बिहार की मिट्टी पे एक बार कदम जरूर रखना चाहिए। और हम तो लगातार जाते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो हम तो वहाँ बोलते हैं कि बिहार की तमाम जनता आपका इंतजार करने का काम कर रही है, हम तो बोलते हैं हमेशा। लेकिन जहाँ तक देखने वाली बात है तो अभी लालू प्रसाद कहीं ना कहीं बीमार भी हैं, और वो तो आपकी बहन के यहाँ पे हैं, तो अब वहाँ दिल्ली में रहे या पटना में रहे, इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है? क्या जैसे लालू प्रसाद यादव जब से जेल से निकले हैं तो कहीं ना कहीं बीमार भी हैं, उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी आपके बहन के घर पर दिल्ली में है वो, तो अगर वो दिल्ली में रहते, पटना में रहते, तो क्या ही फर्क पड़ जाता है? कहीं भी रहे, आपके परिवार के सदस्य के साथ ही रह रहे हैं। नहीं, आप नहीं, फर्क पड़ने या ना पड़ने की बात नहीं है मैडम, बात है कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो, जनता के प्रतिनिधि है, जनता खोजती है। हम लोग जनता को कितना जवाब देंगे मैडम? आप जवाब दीजिएगा जनता को, नहीं दीजिएगा जवाब, तो हम लोग को देना है ना। जी बस आपसे एक आखिरी सवाल था मेरा। जब आप लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे तो जो बातचीत हुई थी, तो क्या उसमें उन्होंने बताया था कि वो पटना आना चाहते हैं? तो लगातार वो तो बोले कि हम आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। वो आना चाहते हैं पटना, वो पटना भी आना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ अभी तेज प्रताप यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया, और जब उनसे कई सारे सवाल भी पूछे गए तो कहीं ना कहीं नाम लेने से बचते नजर आए, लेकिन इशारों में एक बड़ा हमला। और उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।